हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से भाई हम लोग अपने फैक्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका इंटरव्यू बेस्ड रहेगा और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड रहेगा भाई। तो क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ वीडियोस देखेंगे और ये वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड किया गया था। अभी यहाँ पे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं, आपका यहाँ पे एक LG फॉल्ट को दिखाया गया है। ये आपका ऊपर में लाइन जा रहा है और ये पेड़ जो है इस लाइन से टच हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये पेड़ एक तरीके से यहाँ पे बाईपास का काम कर रहा है या फिर कहिए यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जा रहा है इसको। और लो रेजिस्टेंस पाथ मिलने का मतलब क्या है कि ओवरऑल पूरा का पूरा करंट क्या हो रहा है, इस पेड़ से होते हुए ग्राउंड में चला जा रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं यहाँ पे भाई, क्वेश्चन है कि इतना जबरदस्त आग क्यों लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो तना है नीचे वाला कितना मोटा है, यहाँ पे भी एक तरीके से आग लग चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज्यादा गर्मी यानी I²R लॉ से एक तरीके से हो रहा होगा, राइट। तो इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन भी है। यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी भाई जो आपका चैनल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो डाले जा रहे हैं, ये क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल लो है भाई, आपका JEE लेवल से भी लो है। लेकिन फिर भी आपका जो रिस्पॉन्स है ना या फिर जो आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेकार है एक तरीके से, ठीक है, पुअर से भी पुअर है। और खासकर अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे आकर के पढ़ रहे हैं और इस तरीके का आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो भाई ये काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है आपका। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि पावर फैक्टर आपका दिया हुआ है, ठीक है, 0.8 लैगिंग। अब बताना है आपको कि जो वोल्टेज है और करंट है इनके बीच में एंगल कितना होगा। यानी यहाँ पे लैगिंग दिया हुआ है तो सीधी सी बात है, लैगिंग के केस में क्या होता है, यानी इंडक्टिव लोड होगा। और इंडक्टिव लोड में क्या होता है, हमेशा करंट जो होता है लैग करता है यानी पीछे होता है, पीछे रहता है हमेशा वोल्टेज से। तो कितना एंगल से लैग कर रहा है करंट, यही आपको बताना था। तो कुछ नहीं, यहाँ पे पावर फैक्टर दिया हुआ है यानी cos फाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.8, ठीक है। लैगिंग लिखना आप लैगिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पे सीधे सीधे ये वाला बताना था, फाई का वैल्यू बताना था, क्योंकि फाई कुछ नहीं यही होता है क्या, वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल। तो यहाँ से अगर आप फाई निकालेंगे तो क्या हो जाए आपका cos इनवर्स 0.8। इसको जब आप कैलसी में पुट करेंगे तो आपका ओवरऑल जो यहाँ पे एंगल आएगा वोल्टेज और करंट के बीच में ये आ जाए आपका 36.86। अब यहाँ पे इतना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आपने जवाब बहुत ही बेकार दिया। सोचिए 41% लोगों ने ही एक तरीके से इसका सही आंसर दिया है और यहाँ पे वोटिंग आप देख सकते हैं अप्रोक्स 450 लोगों ने यहाँ पे वोट दिया है। ओके, तो इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे तो कैसे आपका एग्जाम निकलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पे कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता तो यहाँ पे भाई cos इनवर्स 0.8 निकालना है तो वहाँ पे तो कैलसी अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे जब आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम में बैठेंगे, खासकर गेट एग्जाम में, तो जैसे आपका जो कॉमन पावर फैक्टर है, जैसे आपका 0.8 लैगिंग हो गया या फिर कहिए 0.7 हो गया, 0.6 हो गया या फिर कहिए 0.9 हो गया, ये जो पावर फैक्टर है इनके लिए आपको हमेशा फाई का वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे cos फाई का वैल्यू दिया हुआ था आपका 0.8, तो आपको यहाँ पे अपने नोट्स में टेबल बना लेना है कि जब भी पावर फैक्टर 0.8 होगा तो जो फाई का वैल्यू होगा, फाई मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, ये हमेशा 36.86 होगा, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम में कैलसी अवेलेबल नहीं है, अलाउ नहीं है, तो आप बना नहीं पाइएगा क्वेश्चन को। और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आप कैलसी उठा रहे हैं तो भाई आपका 1 मिनट तो ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो
ये सब का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। 0.7 का कितना होगा, 0.6 का कितना होगा, 0.9 का कितना होगा। ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे लैगिंग है या फिर लीडिंग है। ओके, लैगिंग और लीडिंग का मतलब बस यही है कि एक केस में, लैगिंग केस में करंट पीछे रह जा रहा है और लीडिंग के केस में आपका वोल्टेज आगे रह जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लीडिंग लगा देता, ठीक है, मान लेते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं न्यू पेज पे आता हूँ। जैसे यहाँ पे होता भाई cos फाई 0.8 लीडिंग में लिख देता, तो लीडिंग का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटिव लोड होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फाई का वैल्यू तो वही आएगा ना, cos इनवर्स 0.8, तो ओवरऑल यहाँ पे फाई का वैल्यू वही आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भाई करंट जो है आगे चला जा रहा है 36.86 एंगल से एज कम्पेयर टू वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज पीछे रह जा रहा है और करंट आगे निकल जा रहा है। क्लियर हो गया। उसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था भाई, जिन्होंने भी बेसिक इलेक्ट्रिकल बढ़िया से पढ़ा होगा, ठीक है, पेड क्लासेस में या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू, उसमें आपका एक टॉपिक होता है डीसी ट्रांजिएंट। डीसी ट्रांजिएंट कहने का मतलब क्या कि इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, ये डीसी में ट्रांजिएंट के टाइम में, ट्रांजिएंट मतलब जब आप स्विच ऑफ कर रहे हैं या फिर कहिए स्विच ऑन कर रहे हैं किसी भी सर्किट का, तो उस केस में कैसे बिहेव करता है। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि एक इंडक्टर है आपके पास। सबसे पहले तो इसको मैं मिटाई देता हूँ। ओके, वेट, और यहाँ पे भी भाई परफॉर्मेंस आपका बहुत ही बेकार रहा है इस क्वेश्चन के लिए भी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है और एक आपके पास स्विच है, और ये तीनों जो है कनेक्टेड है सीरीज में किसके साथ, एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ। यानी यहाँ पे टोटल आपके पास 4 चीज है। ओके, सर्किट से मैं बनाता हूँ। एक हो गया आपका इंडक्टर, एक हो गया आपका रेजिस्टेंस, एक हो गया आपका स्विच, और एक हो गया आपका यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, ये सर्किट बन गया, सब सीरीज में लगा हुआ था, मैंने जोड़ दिया। अब बोल रहा है कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब ये स्विच ओपन है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर करंट मेरा 0 है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, स्विच क्लोज होते ही क्या होता है भाई, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि अचानक से अगर कहीं पे भी करंट इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, फिर डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, फिर सीधे सीधे कहेंगे कहीं पे भी अचानक से अगर करंट में चेंजिंग आ रहा है तो उस चेंज को कभी भी वो होने नहीं देगा, यानी उस चेंज को हमेशा अपोज करता है। तो जिस इंस्टेंट पे, जैसे मान लेते हैं t इक्वल टू अपने 0+ पे, ठीक है, क्लोज किया है, यानी इस इंस्टेंट पे करंट इसके अंदर जो है आपका जब बहने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले से करंट 0 था तो इंडक्टर हमेशा 0 पे ही रहने की कोशिश करेगा, वो 0 में ही खुश है। ओके, लेकिन यहाँ से जैसे आपने स्विच क्लोज किया तो यहाँ से जो करंट बहने की कोशिश करेगा उस करंट को ये इंडक्टर बहने ही नहीं देगा। यानी स्विच क्लोज होने के बाद भी उस इंस्टेंट पे आपका इस सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, 0 ही रहेगा। और करंट अगर मेरा 0 है तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप इस इंडक्टर के पास वोल्टेज निकालें, सबसे पहले सीरीज सर्किट है, ठीक है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कुछ वोल्टेज ये खाएगा, कुछ वोल्टेज ये खाएगा, कुछ वोल्टेज बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने स्विच क्लोज किया उस केस में, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है तो करंट ये बिल्डअप ही होने नहीं देगा, करंट अभी भी 0 है। तो करंट अगर मेरा 0 है तो किसी के क्रॉस पे अगर आप वोल्टेज निकालेंगे, फिर चाहे इंडक्टर के क्रॉस निकालिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालिए, या फिर कहिए इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का उसके क्रॉस निकालिए, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है भाई बताइए, आई इंटू आर होता है ना। बताइए पूरे सर्किट के अंदर करंट ही 0 है मेरा, जैसे आपने स्विच क्लोज किया उस इंस्टेंट पे, तो करंट ही मेरा 0 है, तो सीधी सी बात है वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, फिर चाहे रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालिए, फिर इंडक्टर के क्रॉस निकालिए, ये सब क्या होगा आपका 0 होगा, यानी कहीं पे भी आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। और वोल्टेज ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब क्या हुआ, 6 वोल्ट का 6 वोल्ट पूरा का पूरा जो सोर्स का वोल्टेज है वही क्या होगा, इस पूरे सर्किट का रहेगा, ठीक है, वोल्टेज में कोई भी आपका ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
6 वोल्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी देखिए, अभी तो ये मैंने सुबह में स्क्रीनशॉट लिया था, 200 लोगों ने वोट किया, मात्र 25% लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से रिप्लाई किया है सही आंसर का। तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है भाई। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन को तो अपने आप से झूठ ना बोले, ठीक है, मेहनत करें, नहीं तो फिर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करें। आप लोग के लिए सिर्फ मैंने एक एक सब्जेक्ट पे इतना मेहनत किया है, अगर आप उसको सही वे में पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ज़्यादा खींचता हूँ, थोड़ा सा टाइम देकर अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं भाई, आप देखेंगे इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन था ही नहीं। ओके, अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का, इसके ऊपर पहले बात करता हूँ मैं। जैसे आपने वो LG फॉल्ट देखा, तो LG फॉल्ट में उतना ज़बरदस्त आग क्यों लगा? हाँ, सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है, एक मिनट भाई, अलार्म बज रहा है। ऐसा नहीं है भाई कि और कहीं इस तरीके का फॉल्ट नहीं हुआ होगा। LG फॉल्ट आपका क्या है, पूरे ओवरऑल पावर सिस्टम में, फिर चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, फिर चाहे उसमें प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, ये बहुत ही कॉमन होता है। लेकिन इस वाले केस में इतना हैवी, मतलब पूरा का पूरा पेड़ को ही उसने जला दिया, ऐसा क्यों हो पाया? इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, फिर वापस हम लोग आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आज का, कि आपने देखा होगा 4 साल पहले या फिर 5 साल पहले, 6 साल पहले, खासकर गांव ये सब में, या फिर अगर आप टायर 3 सिटी में रह रहे हैं वहाँ पे भी, हम लोग का जो भाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, मतलब इधर पीछे में आपका कहीं ट्रांसफार्मर होगा। ओके, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ रफली, ये आपका ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आपका 11 kV यानी 11,000 वोल्टेज एज ए इनपुट डाला गया होगा, और ये 11,000 क्या होगा इधर आपका 3 फेज में, यानी फेज टू फेज देखेंगे, सॉरी लाइन टू लाइन देखेंगे तो आपका 440 वोल्ट, और फेज टू न्यूट्रल देखेंगे तो 220 वोल्ट आपका आएगा। तो ये एक तरीके से समझिए आपके कॉलोनी में जो 3 फेज RYB और एक आपका न्यूट्रल जो आ रहा है, उसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो 5 साल पहले, 6 साल पहले, अब देखिए अभी आज के डेट में भी कहीं कहीं क्या होता है, न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। न्यूट्रल आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नहीं प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम लोग पहले क्या करते थे, कोई भी आप एक फेज को उठा लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ से आपने उठा लिया, अब ये तो आपका लाइव वायर है। अब आप न्यूट्रल क्या करते हैं, अपने घर में ही कहीं पे एक तरीके से गड्ढा खोद के, मतलब जो आपका लोहे का छड़ होता है, या फिर कहिए आपके पास अगर आप कॉपर ये सब का छड़ है, तो उसको आप क्या करते हैं 10 फीट या फिर 5 फीट, डिपेंड करता है आदमी के ऊपर। ओके, और यहाँ से आप क्या कर लेते थे, अपना ये पॉजिटिव वायर हो गया, ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, और इसमें अगर आप लैंप जला रहे तो आपका क्या होगा, ये एक तरीके से ग्लो करेगा, आपका ये जलने लगेगा। लेकिन आप देखते होंगे भाई इस पूरे सिचुएशन में क्या है कि वोल्टेज बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। जैसा आपने देखा हो गांव में जो अर्थिंग होता है, यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, यहाँ पे अब पानी डाला जाता था पहले, ठीक है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी अगर आप पानी डाल रहे थे तो उससे क्या होता है, वोल्टेज थोड़ा सा इम्प्रूव होता था। ओके, तो पानी डालने से यहाँ पे वोल्टेज इम्प्रूव होने का क्या मतलब है? ओके, तो इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले I इक्वल टू क्या है आपका, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको पता है। यानी रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, करंट भी एक तरीके से चेंज होगा। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट मेरा एक तरीके से कम होगा, और रेजिस्टेंस मेरा कम है तो करंट मेरा एक तरीके से ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब ये जो हम लोगों ने केस लिया था, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, कि जो आप अपने पोल से, ठीक है, जो आप जो भी फेज ला रहे हैं, R हो सकता है या फिर Y हो सकता है, फिर B हो सकता है, किसी में से एक को लेकर के आ रहे हैं, तो भाई ये सिंगल लाइन है, ठीक है, यहाँ से जो भी करंट आएगा इसको एक रिटर्न पाथ भी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग का जो लोड है वो क्या है, सिंगल फेज है ना, तो सिंगल फेज में क्या है, सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे सिंपल सा एक बैटरी का एग्जांपल है, ये आपका मान लेते हैं एक बल्ब है, तो भाई इसको 2 तार चाहिए ना, सोर्स से जो करंट आ रहा है, ठीक है, ये सोर्स वाला करंट क्या होना चाहिए, वापस सोर्स के पास जाना चाहिए, इस तरीके से होते हुए, इस बल्ब के फिलामेंट से होते हुए ये इस तरीके से फिर क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। क्लियर हो रहा है?
तो जो अपने पोल से एक फेज लेकर के आए अपने घर में, इसको भाई वापस चाहिए ना, रिटर्न पाथ चाहिए। तो रिटर्न पाथ आप कैसे एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने क्या किया है, यहां पे एक तरीके से एक रॉड गार्ड करके उसको ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। और इधर क्या होता है, इधर जो आपका पूरा का पूरा सब स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ओके, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। और इस ट्रांसफार्मर से पीछे जैसे मान लेते हैं आपका RYB, और मान लेते हैं एक न्यूट्रल भी आप एक तरीके से ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल होता है, जैसे पोल पे ही दिखा देता हूं मैं, ये हो गया RYB, इसको हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं, इसके साथ मान लेते हैं एक जोड़ रखा आपने, और नीचे में मान लेते हैं आपका ये न्यूट्रल है। तो ये जो न्यूट्रल होता है ना भाई, ये न्यूट्रल आपका कहीं कहीं 25 फीट पे होता है, कहीं 30 फीट पे होता है। और ये न्यूट्रल कहाँ पे किया गया है, आपका जो सब स्टेशन है ना, यानी इस ट्रांसफार्मर के पीछे, ठीक है। ट्रांसफार्मर के इधर क्या होगा, फीडर किधर से आ रहा होगा, सब स्टेशन से आ रहा होगा, ठीक है। वहां पे ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा आपका कमरा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा लोहे का, मतलब एक गुड कंडक्टर का पूरा जाली बना के उसको ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। 20 फीट 25 फीट 30 फीट डिपेंड करता है कि वहां पे सॉइल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, ओके। वहां से तार निकाल करके फिर ये न्यूट्रल आपका प्रोवाइड किया जाता है। तो अब देखिए, अगर आपका जो सिस्टम ने, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने जो न्यूट्रल दिया है उसको अगर आप यूज करेंगे और यहां पे अगर आप बल्ब लगाएंगे, तो यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा ना भाई, इस बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा ये काफी अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा समझिए, ये जो आपने न्यूट्रल लिया हुआ है ना, ये किसने दिया, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है। तो इस न्यूट्रल को मैं यहीं पे दिखाता हूं, ये मान लेते हैं आपका 25 फीट गहराई में, ठीक है। 25 फीट जो है जमीन के नीचे में, सीधी सी बात है। 25 फीट के अंदर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा नमी होता है, वहाँ पे मॉइस्चर जो होता है काफ़ी अच्छा खासा होता है। अब जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा ना, तो ओवरऑल जैसे देखिए, यहाँ पे डायग्राम सही से बनाना पड़ेगा भाई। देखिए, ये मान लेते हैं आपका 25 फीट जो है न्यूट्रल है, यानी आपने एक लोहे का रड पूरा जमीन के अंदर गाड़ रखा है, क्लियर हुआ। यहां से आपने क्या कर रखा है, न्यूट्रल निकाल रखा है अपना, ठीक है। मान लेते हैं सिस्टम का ही न्यूट्रल, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक तरीके से, और ये मान लेते हैं आपका एक तरीके से इधर आपका पोल है, फिर ऐसा समझिए ना भाई, ये आपका मान लेते हैं लाइव वायर है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं आपने एक बल्ब जोड़ दिया इस तरीके से, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव है, इस तरीके से समझिए। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, ये एक सीरीज सर्किट बन रहा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे भाई मैं एक सोर्स दिखा देता हूँ, मान लेते हैं मेरा एक जनरेटर है, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए, क्लियर हुआ। अब देखिए, क्योंकि ये पूरा सीरीज सर्किट बन रहा है, तो सबसे पहले एक तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इस बल्ब का अपना पावर रेटिंग दिया रहेगा, वोल्टेज रेटिंग दिया होगा, इसका रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ। और इसको मैं मिटा ही देता हूं, देखिए समझिए इसको, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, और ये जो आपका इधर से करंट होते हुए इस तरीके से इधर जो ग्राउंड में जाकर के, फिर ग्राउंड से होते हुए कहाँ जाएगा, आपका जो सोर्स है पीछे में कनेक्टेड, वहां पे जाना है इसको। रिटर्न पाथ एक तरीके से ये काम कर रहा है ना। तो ये क्योंकि आपने जो ग्राउंडिंग किया हुआ है भाई, तो इसके चलते भी क्या होगा, आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आपने ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया है, यहाँ पे भी आपको क्या है, एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्यों रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा भाई, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसका वैल्यू कितना होगा, ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आपने इस ओवरऑल रड को कितना ज़्यादा गहराई में डाल रखा है, ठीक है। जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया का नमी होगा, मतलब जितना ज़्यादा वो नमी वाला इलाका होगा ना, वहाँ पे आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा इस ग्राउंडिंग के चलते, वो उतना ही कम मिलेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जितना कम होगा, तो सीधी सी बात है भाई, इस रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V = I × R, क्योंकि रेजिस्टेंस ही मेरा काफ़ी स्मॉल है, तो ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा
इस रेजिस्टेंस में ग्राउंडिंग के चलते ये काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं पीछे जो सोर्स का वोल्टेज था वो मान लेते हैं आपका 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट में से मान लेते हैं भाई यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये मान लेते हैं मात्र आपका 10 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है, ओके। तो ओवरऑल जो आपका 210 वोल्ट होगा वो कहाँ जाएगा, आपके लोड के पास जाएगा। क्लियर हो रहा है। और इस ग्राउंडिंग का या फिर कहिए इस अर्थिंग का ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर हम लोग को कम करना हो तो कैसे कम करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको गहराई में डालेंगे। गहराई का मतलब नहीं ये नहीं होता है भाई, देखिए डेप्थ का मतलब है यहाँ पे नमी, मॉइस्चर, ठीक है। कहीं पे भी अगर सूखा इलाका है, ठीक है, जमीन जो है काफ़ी ड्राई है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा गहराई में डालना पड़ेगा। 25 फीट से काम नहीं चलेगा, 40 फीट डालना पड़ेगा, 50 फीट डालना पड़ेगा, ओके। तो लोकेशन टू लोकेशन आपका ये डेप्थ जो है वेरी करता है, ठीक है। और वही मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 2 बाल्टी 3 बाल्टी अब पानी डाल देते हैं, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको ऑफर हो रहा है ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा तो ओवरऑल इस पूरे सीरीज सर्किट में आप देख रहे हैं 2 रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ओवरऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका, और ज़्यादा कम हो जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलने लगेगा। क्लियर हुआ। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यही कारण है कि अगर आप अपने मन से घर में अर्थिंग डाल रहे हैं ना, तो आपको अर्थिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप 5 फीट के गहराई पे डाल देंगे या फिर 10 फीट की गहराई पे डाल देंगे तो यहाँ पे इस अर्थिंग के चलते जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये काफ़ी लार्ज देखने को मिलेगा। और इसके चलते आपका ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो ओवरऑल आपके घर का जो भी, क्योंकि सारा चीज़ पैरेलल में लगा हुआ है ना, तो सारे एप्लियंस के क्रॉस वोल्टेज आपको क्या देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। ये आज का क्वेश्चन था, आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने डायरेक्ट LG फॉल्ट के ऊपर कि वहाँ पे इतना हैवी आग क्यों लगा। तो यहाँ पे यही सिंपल सा बात था भाई कि ये आपका जो लाइन जा रहा है और यहाँ पे जो आपका पेड़ था, तो इस पेड़ का जो रूट है, जो जड़ है, या तो काफ़ी ज़्यादा गहराई में गया हुआ है, ठीक है, या तो फिर समझिए कि इस पेड़ के आसपास का जो इलाका था, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नमी वाला इलाका रहा होगा, ओके। और नमी वाला इलाका है तो सीधी सी बात है भाई, ओवरऑल जो इस पेड़ के चलते, यानी भाई ये ग्राउंडिंग ही तो है एक तरीके से। पेड़ क्या होता है, एक पेड़ क्या है, ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, गुड कंडक्टर, इसके अंदर से करंट इजीली फ्लो करता है, ओके। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे जैसे ही टच होगा तो ओवरऑल भाई, कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ भाई, देखिए ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, लो रेजिस्टेंस इसको मिल जा रहा है ना, ओके। और लो रेजिस्टेंस मिलते हैं क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा करंट यहीं से ग्राउंड हो जाएगा। और ये क्योंकि ग्राउंडेड है तो सीधी सी बात है, यहीं से क्या हो जाएगा, आपका सोर्स भी इधर कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होगा ना, समझ रहे बात को, ओके। सोर्स भी आपका ग्राउंडेड होगा, ये भी ग्राउंडेड है, तो ओवरऑल क्या होगा, रिटर्न पाथ मिल जाएगा, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। मतलब आप पैरेलल सर्किट को आप इमेजिन कीजिए ना, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। और ये आपका मान लेते हैं कोई 24 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ तक तो करंट आपका सीरीज तक सेम जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर आते क्या होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। अब इधर करंट मेरा ज़्यादा होगा या फिर इस ब्रांच में मेरा करंट एक तरीके से ज़्यादा होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर, ओके। इसका अगर रेजिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू इस वाले से, ठीक है, तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस कम है तो क्या हो जाए, इसमें ज़्यादा करंट आपको देखने को मिले। मतलब टोटल जो करंट है, जैसे मान लीजिए 10 एम्पियर करंट चला तो 10 एम्पियर का ज़्यादातर करंट क्या हो जाएगा, यहीं से बाईपास हो जाएगा, ओके। इस वाले ब्रांच में आपको करंट कम देखने को मिलेगा। जैसे आपने रेंज एक्सटेंशन पढ़ा होगा एमीटर के केस में कि आपके पास एक एमीटर है जो मात्र मान लेते हैं 15 मिली एम्पियर तक के करंट को ही नाप सकता है, ओके। 15 मिली एम्पियर तक के करंट को ही नाप सकता है, लेकिन मेरे को अब इससे क्या करना है, 20 मिली एम्पियर नापना है। तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, शंट में, यानी जो एमीटर होता है उसका शंट में क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस एक तरीके से लगा देते हैं, और वो लो रेजिस्टेंस क्या करता है, ओवरऑल इधर से जो करंट आ रहा है, इधर से जो करंट आए कितना आएगा, 20 एम्पियर, ठीक है।
20 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से सेट करते हैं कि इधर से मेरा क्या है 5 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा, सॉरी 5 मिली एम्पियर करंट इधर से बाईपास हो जाए, ओके। और बाकी का जो 15 मिली एम्पियर है ये आपका कहाँ चला जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे जो एमीटर लगा रखा है उसके क्रॉस चला जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पे जो वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं वो पता है, तो ओवरऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो भी हम लोग पता कर लेंगे। तो ये पूरा भाई टोटली कॉन्सेप्ट है आपके रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा आपका ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो एलजी फॉल्ट था यहाँ पे यही है कि पेड़ का जो ग्राउंडिंग है वो काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंडिंग था, जिसके चलते आपका काफ़ी लो रेजिस्टेंस पाथ मिला उसको। और लो रेजिस्टेंस पाथ होने के चलते क्या होगा, करंट आपका काफ़ी होगा। करंट काफ़ी होगा वो भी स्क्वायर के हिसाब से, I स्क्वायर R और इंटू टाइम, ठीक है। टाइम मतलब क्या, एक तरीके से ये ओवरऑल पावर हो गया, और इंटू टाइम करें तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो क्योंकि करंट को मतलब लो रेजिस्टेंस होने के चलते करंट इतना लार्ज है वो भी स्क्वायर के हिसाब से, तो इतना ज़्यादा हीट पैदा हुआ। और हीट पैदा होते ही क्या कर दिया उसने, मात्र 30 सेकंड के अंदर में पूरे के पूरे पेड़ को इसने जला दिया। तो ये पूरा का पूरा सेशन भाई आज का क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और 1 अगस्त को आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो अभी अगर आप सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल डिटेल में, ओके, या फिर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, आपने बहुत तरीके से प्रयास कर लिया है, फिर भी अगर आप थक चुके हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो भाई आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे मशीन का जो वाइंडिंग चल रहा है वहाँ पे मैंने एक वोटिंग करवाया था कि आप मशीन को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, खासकर वाइंडिंग को। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने बोला कि वाइंडिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई आप नहीं समझ पाइएगा क्योंकि आपने कभी भी मोटर को खोला नहीं है खुद से, ओके। आपके घर में कूलर है या फिर कहीं आपके पास जो छोटा डीसी मोटर होता है, टेप रिकॉर्डर, ये सब, उसको आप खोल करके देखिए। जब तक आप मोटर को खोलेंगे नहीं, उसके अंदर कैसा रोटर होता है, कैसा आर्मेचर होता है, या फिर कहिए ब्रश क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, या फिर कहिए आपका स्टेटर पे स्लॉट्स कैसे कटे हुए होते हैं, तब तक नहीं समझ में आएगा भाई। आप इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको आप कैसे समझ पाइएगा, ओके। तो आपको करना पड़ेगा, सीखना है तो, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के कोई फ़ायदा नहीं भाई, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप कुछ और इमेजिन कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है।